आज हम बायोलॉजी का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कल यानी 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है उसके लिए बहुत आवश्यक होने वाला है, उन प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, मासिक चक्र के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन हार्मोनल नियमीकरण के साथ दे। तो इसका प्रश्न आप सभी बच्चे इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे मासिक चक्र के विभिन्न अवस्था इस प्रकार है और डैश देंगे। फिर आपको बताते चले कि मासिक चक्र की अवस्था कुल 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। उस अवस्था को हम लोग बारी बारी से दर्शाएंगे, जिसमें पहला अवस्था आपका हो सकता है ऋतु स्राव अवस्था, जिसको हम लोग ब्लडिंग फेज कहते हैं। इस अवस्था में सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होता है और यह हार्मोन जो यह ग्रंथि जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, जो हार्मोन LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये हमारा ऋतु स्राव अवस्था में ही कंप्लीट होता है। दूसरा फेज मासिक चक्र का कहलाता है पुटिका अवस्था, जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि इस अवस्था में FSH हार्मोन मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस अवस्था में पुटिका वृद्धि करने लगता है। पुटिका बोले तो जो अंडाशय में अंडाणु बनता है, निर्माण होने वाला अंडाणु को हम पुटिका कह सकते हैं, वह धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। इसके बाद की जो फेज आती है वह कहलाता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ओव्यूलेशनरी फेज का मतलब हुआ कि इस अवस्था में एक सबसे जरूरी घटना होती है कि इस अवस्था के दौरान ही जो मादाओं में अंडाणु बनता है उस अंडाणु का मोचन होता है, यानी कि उसका उत्सर्जन होता है। इस अवस्था में लिख सकते हैं कि इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और इस अवस्था से गर्भाशय का आंतरिक स्तर यानी कि इंडोमेट्रियम जो होता है वह गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर कहलाता है। तो गर्भाशय का आंतरिक स्तर इंडोमेट्रियम बनने लगता है। चौथा प्रावस्था जो होता है वह स्रावी अवस्था कहलाता है, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं। इस अवस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम के टूटने से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने लगता है। कार्पस ल्यूटियम के टूटने से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने लगता है और साथ ही इस अवस्था में इंडोमेट्रियम टूट कर श्लेष्मा के माध्यम से योनि मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया की जानकारी दें। कौन से पौधे में? जो पौधे पुष्प को उत्पन्न करते हैं, बोले तो आवृतबीजी समूह में जो पादप आते हैं उनमें निषेचन की क्रिया कैसे होती है इसकी जानकारी आपको देना है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि पुष्पीय पौधे में निषेचन की क्रिया संपन्न होने के लिए नर युग्मक पराग नलिका की मदद से अंडे या फिर अंडकोशिका कह सकते हैं उसके पास पहुंचता है। अंडाशय तक पराग नलिका के पहुंचने के बाद वह बीजांड, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, उसमें बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करता है। बीजांड में बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करता है और अंत में बीजांड में स्थित जो एग एपेट्रस होता है उसको भेदते हुए या छेद करते हुए भ्रूणकोश तक पहुंचता है। यह भ्रूणकोश 3 एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड्स और 1 अंडकोशिका तथा 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस का बना होता है। ध्यान देंगे, यह भ्रूणकोश जो होता है वह 3 एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड से और 1 अंडकोशिका तथा 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस का बना होता है। सिनर्जिड्स अपने में से कुछ रासायनिक पदार्थ को स्रावित करता है और पराग नलिका को वृद्धि करने में मदद पहुंचाता है। पराग नलिका का शीर्ष भ्रूणकोश में प्रवेश करता है और पराग नलिका द्वारा आया जो नर
युग्मक होता है वह भी उसके साथ साथ प्रवेश कर जाता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित करता है और दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, उस द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होता है और इस प्रकार पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। धन्यवाद। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर बताएं। बच्चों, यह क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में ही पूछने को मिल सकता है या कभी कभी यह 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद आपको डैश देना है, ये डैश देना भूलिएगा नहीं। फिर आप ऐसे खाका बना लेंगे, एक तरफ अलैंगिक जनन लिखिएगा